हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में कई शिक्षण विधियों का विश्लेषण किया, उनके सिद्धांत, रूप, सूत्र आदि को जाना और आज हम कई नई शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे। कक्षा आरंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें, साथ ही घंटे के आइकन को ज़रूर दबाएं, इससे कि होने वाली अपडेट से आप वंचित न रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। इस क्लास की पूरी PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी ग्रुप से प्राप्त हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। जैसे कि हमने इससे पहले की कई अनेकों शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रखा है, उनके गुण दोषों को जाना है और आज हमारी जो विधि है उसका नाम है व्याख्यान विधि। देखिए, दो विधियां प्रचलित है, एक है व्याख्यान और एक है व्याख्या। दोनों में अगर देखा जाए तो काफ़ी शब्द में समानता नज़र आ रही है, केवल एक न शब्द का ही, न वर्ण का ही अंतर है। लेकिन जो व्याख्यान है यह प्रयोग में लाई जाती है गद्य शिक्षण में, ठीक है, और जबकि व्याख्या विधि है ये लाई जाती है पद्य शिक्षण में, ठीक है। अब हम व्याख्या विधि, जिसकी शुरुआत चौथी या पाँचवीं सदी के आसपास प्लेटो ने की थी, यह विधि संप्रभुत्ववादी है, क्योंकि इसके अंदर एक अध्यापक आता है, अपनी पूरी तैयारी से वह सभी सामग्रियाँ, जो भी कंटेंट या जो भी वह छात्र को देना चाहता है, वह सब ज्ञान वह अपने अंदर समायोजित करके लेके आता है और आके कक्षा में उड़ेल देता है, अर्थात छात्र को वो इसी रूप में दे देता है। इस विधि के अंदर, यानी कि जो व्याख्यान विधि है, इसमें छात्र सवाल नहीं पूछ सकते, बीच में वो कुछ नहीं बोलते। इस विधि में वो एक तरह से सुधी श्रोता बनकर चुपचाप सुनते रहते हैं। चलिए आइए इसका विश्लेषण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके जो प्रवर्तक हैं वह है प्लेटो। इसका अन्य नाम है प्रभुत्ववादी विधि। इसका स्तर की जो विधि है ये कौन से स्तर में अधिक प्रयोगशाली है, यानी कि इसका प्रयोग किस विधि में किया जाता है, वह है माध्यम और उच्च माध्यमिक कक्षाएं। इसके बाद इस विधि में अध्यापक महोदय कक्षा में आने से पूर्व सामग्री तैयार करके लाता है और उसे कक्ष में उड़ेल देता है। इस विधि में छात्र सुधी श्रोता, मतलब सुधी का अर्थ होता है अच्छा श्रोता, बनकर चुपचाप सुनता रहता है और अध्यापक वक्ता के रूप में व्याख्यान देता रहता है। यानी कि जो एक छात्र है वो केवल चुपचाप सुनता है और जो अध्यापक है वह व्याख्यान देता रहता है। मतलब अध्यापक, इसके अंदर देखा जाए तो अध्यापक केंद्रित विधि हो गई है। इस विधि में छात्र प्रश्न नहीं करते, बालक व्याख्यान के बीच कुछ बोल या कुछ पूछ नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि हमें जब भी कोई अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो हमारे मन में जिज्ञासा स्वरूप कई सवाल आते हैं और हम उनका संशोधन करना चाहते हैं, उनका निवारण चाहते हैं, परंतु व्याख्यान विधि में ये संभव नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि व्याख्यान विधि खत्म होने के बाद हम अध्यापक से वार्तालाप कर सकते हैं, परंतु बीच में नहीं कर सकते। इस विधि में छात्र प्रश्न नहीं पूछ सकते। यह विधि शिक्षण की प्राचीन विधि है। प्राचीन विधि कैसे, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चौथी और पाँचवीं ईसा पूर्व प्लेटो महोदय ने इसको सबसे पहले प्रयोग में लिया था। अध्यापक केंद्रित या छात्र निष्क्रिय विधि है। व्याख्यान विधि के प्रमुख चरण, पहला है प्रकरण। सबसे पहले
एक अध्यापक अपना प्रकरण प्रस्तुत करेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों के समक्ष जैसे ही कक्षा आरंभ की तो मैंने अपना हेडिंग आपको बताया कि आज हम व्याख्यान विधि पढ़ेंगे। तो व्याख्यान विधि जो मैंने टॉपिक लिखा वो क्या था, मेरा प्रकरण यानी कि विषय वस्तु का निर्धारण किया। मैंने सबसे पहले अपना दायरा सीमित कर लिया कि आज मुझे व्याख्यान विधि पढ़ानी है। इससे क्या हो गया, मेरा निर्धारण हो गया। किसका निर्धारण? विषय वस्तु का निर्धारण। अध्यापक द्वारा व्याख्यान बनाना। दूसरा चरण क्या हो गया कि जो मैंने आपको टॉपिक बताया कि आज हम व्याख्यान विधि पढ़ेंगे, उस व्याख्यान विधि द्वारा अध्यापक के द्वारा उसमें हम कुछ बातें चुनेंगे। देखिए, कोई भी अध्यापक चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, जब वो कक्षा में आता है उससे पूर्व वह तैयारी करके आता है। और यह इस बात का प्रमाण है कि अध्यापक व्याख्यान बनाना कैसे बनाना, देखिए हम देखते हैं कि कैसे बनाएगा एक अध्यापक। सबसे पहले वो पूर्व निर्धारण करेगा। किसका निर्धारण करेगा? अपने प्रकरण का। जैसे कि मैंने व्याख्यान विधि का निर्धारण किया, उसके बाद उसके उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। उद्देश्य का मतलब है कि बालक इनसे जो हम व्याख्यान विधि पढ़ाएगा उनसे क्या क्या सीखेंगे। देखिए, आप बालकों को पढ़ाएंगे तो आप व्याख्यान विधि न पढ़ा के उनके जो कक्षा से संबंधित है आप वो पढ़ाएंगे। मैं आपको व्याख्यान विधि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है और आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। हम केवल ये उदाहरण स्वरूप लेके चल रहे हैं। आप इसे व्याख्यान विधि न मान के यहाँ पे एक प्रकरण मानिए। अब उद्देश्य का निर्धारण करेंगे कि जो भी हम अमुक प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या होंगे, बालक में उससे क्या सीखने को मिलेंगे, उन बालक में कौन कौन से गुणों का समावेश होगा। तीसरा है हमारा, दूसरे के अंदर ही तीसरा है हमारा पाठ्य वस्तु की रूपरेखा तैयार करेंगे। अब हमने उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें पाठ्य वस्तु को निश्चित समय के अंदर अधिकतम और मुख्य कंटेंट देना होता है, जिससे कि छात्र को पूरी विषय वस्तु समझ में आ जाए, उस पूरी विषय वस्तु का मूल भाव समझ में आ जाए, यानी कि उसकी हम रूपरेखा तैयार करके रखेंगे। उदाहरण का स्थान, अब हमने कई जगह, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं उदाहरण के रूप में व्याख्यान विधि लिया बताया था मैंने, तो मैंने उसका स्थान निर्धारित कर लिया था कि यहाँ पर अपन बताएंगे। उसी प्रकार जब एक अध्यापक पढ़ाएगा तो वो भी उदाहरण का स्थान निश्चित कर लेगा। तो हमारा पहला था प्रकरण का चयन करेंगे, दूसरा है हमारा व्याख्यान को बनाएंगे, तीसरा अब हमारा है प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण किसके समक्ष किया जाएगा? कक्ष में बालकों के समक्ष सारांश प्रस्तुत करेंगे। फिर जैसे कि मैं आपको पिछली कक्षा का हमेशा आपने देखे होंगे मेरे वीडियो, तो मैं जब पूरा पढ़ा देती हूँ उसके बाद मैं आपको सारांश प्रस्तुत करके सुनाती हूँ कि आज हमने ये पढ़ा। एक आपको रूपरेखा द्वारा आपके समक्ष रखती हूँ। उसी प्रकार एक अध्यापक भी जब बालक के समक्ष पूरा व्याख्यान प्रस्तुत कर चुका होगा तो उसके पश्चात वह सारांश को प्रस्तुत करेगा। उसके बाद वह मूल्यांकन लेगा। मूल्यांकन वह किसी प्रकार ले सकता है, छात्रों से प्रश्न पूछ के, या फिर उसके ये अध्यापक के कौशलता पर निर्भर करता है कि वह किस अनुसार मूल्यांकन लेगा। वह लिखित या मौखिक किसी भी रूप में ले सकता है। व्याख्यान विधि के गुण। व्याख्यान विधि का मुख्य गुण, पहला गुण है यह विधि शिक्षक के लिए सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें अध्यापक पहले से ही तैयारी करके आता है, छात्रों के सामने उड़ेल देता है। छात्र बीच में प्रश्न नहीं पूछ पाते, इस वजह से अध्यापक अपनी बात आसानी से समझा पाता है और कक्ष का वातावरण भंग भी नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया, यह विधि शिक्षक के लिए सुविधाजनक है क्योंकि कक्षा में आते ही शिक्षक व्याख्यान देने लगता है और व्याख्यान पूरा करके कक्षा से चला जाता है। इसमें समय और धन की बचत होती है। भारत शिक्षण संस्थाओं में सुविधाओं का प्राय अभाव रहता है। ऐसी परिस्थिति में यह सबसे उत्तम विधि है।
अगर ये सवाल आए कि भारतीय शिक्षण संस्थाओं में सर्वाधिक सुविधाजनक शिक्षण विधि कौन सी है, तो आप व्याख्यान विधि लगाना, क्योंकि इसमें समय व धन की बचत होती है और यह एक अध्यापक केंद्रित विधि है। अध्यापक मित्र विधि भी इसे कह सकते हैं। यह विधि छात्रों में श्रवण कौशलों का विकास करती है, क्योंकि इस विधि में अध्यापक द्वारा जो भी व्याख्यान दिया गया, बालक ने उसे सुना, सुनने से उसके श्रवण कौशलों का विकास हुआ और छात्र एक अच्छा श्रोता बना। अच्छा श्रोता बनने से तात्पर्य है कि अध्यापक ने जो भी व्याख्यान प्रस्तुत किया, छात्र ने बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के उसे ग्रहण कर लिया। पांचवा गुण है हमारा, यह स्मृति केंद्रित है। छठा है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराने में सक्षम विधि है। अब अगर आप ये सोचेंगे कि इसमें सवाल कैसे बनेगा, तो इसमें सवाल इस प्रकार बन सकता है कि व्याख्यान विधि के निम्न में से व्याख्यान विधि के गुण नहीं हैं, तो उनमें से वो कोई सा भी 4 दे देगा और एक किसी अन्य विधि का दे देगा। जैसे कि इसमें लेखन कौशल का विकास होता है, तो आप आराम से पहचान जाएंगे कि व्याख्यान विधि में लेखन कौशल का विकास न होकर श्रवण कौशल का विकास होता है। ठीक है, अब व्याख्यान विधि के दोष, व्याख्यान विधि के दोषों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कोई विधि अध्यापक केंद्रित हो और बाल केंद्रित न हो, जिसमें बालक सक्रिय न रहे, जिसमें बालक अपनी इच्छा अनुसार अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर सके, वह अमनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। विद्यार्थियों की सहभागिता नहीं होती, परिणामत छात्रों को स्वयं चिंतन का प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। इस विधि में छात्र निष्क्रिय होता है। यह विधि प्राथमिक कक्षा में अनुपयोगी है। जैसा कि मैंने बताया, अगर छोटी कक्षाओं में आप एक अनुमान लगा के देखिए, एक हम पहली या दूसरी कक्षा के अंदर जैसे ही कक्षा में उन्हें प्रवेश किया और जाते ही बच्चों को चुप करा दिया और वहाँ पे जाके हम अपनी किसी भी विधा का व्याख्यान देने लगे, तो बालक हो सकता है कि बिना किसी प्रश्न किए आपकी व्याख्यान को सुन लेंगे, लेकिन वह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटी कक्षाओं के अंदर छात्र सहभागिता वाली विधियों को प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि छात्र केंद्रित विधियों को छोटी कक्षाओं में प्रयोग लाया जाता है। इसका चौथा दोष देखिए तो हम ये है कि ये छात्र में रटन का विकास होता है। कमजोर छात्र हेतु अनुपयोगी है। पद एवं व्याकरण आदि तकनीकी विषयों का ज्ञान नहीं दे सकती। अब हमारी अगली विधि है व्याख्या विधि। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 विधियां हैं, एक व्याख्यान और एक व्याख्या। अब जो व्याख्या विधि है और एक है व्याख्यान। अब देखिए, जो ये व्याख्या विधि है, ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि यह पद शिक्षण के लिए है और ये जो है यह है गद्य शिक्षण हेतु। इन दोनों में ये प्रमुख अंतर है, आप भी ध्यान रखिएगा। इसके अंदर एक मात्र न का डिफरेंस है। अगर न आ जाए पीछे तो देखिएगा कि अगर पीछे न है तो आप ध्यान रखना कि ये गद्य के लिए है, और अगर पीछे न नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो ये पद के लिए है। ठीक है, अब हमारी इसकी जो व्याख्यान विधि है, देखिए व्याख्यान विधि के बारे में हम पहले थोड़ा सा जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। व्याख्यान विधि एक रस अनुभूति की विधि है, क्योंकि पद के अंदर अगर हम मुख्यतः देखें तो कविता या काव्य को लिया जाता है। अब कविता का मुख्य उद्देश्य होता है रस अनुभूति। यह देखें तो ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रणाली में अध्यापक का प्रयास शब्दों की अपेक्षा भावार्थ की ओर अधिक रहता है। भावार्थ का स्पष्टीकरण और सौंदर्य तत्वों का बोध बहुत कुछ उपयुक्त प्रश्नों की रचना पर निर्भर करता है। इस विधि की प्रमुख विशेषता यही है
कि यह कविता की रमणीयता का आस्वादन भी कराती है। अब हम इस विधि का व्याख्यान देखते हैं। इसका उद्देश्य जैसे कि मैंने आपको बताया कि रसानुभूति करना है। इसका अन्य नाम है विस्तार विधि। विस्तार विधि क्यों है इसका नाम? देखिए, जब भी हमें पद्य या कविता देखने को मिलती है तो हम स्वयं इस या तो उसका विस्तार कर देते हैं, क्योंकि उसके शब्द सीमित होते हैं। वह एक सामासिक शैली में लिखी रहती है, कागर में सागर भरा रहता है, इसलिए उनका विस्तार करके ही उन्हें समझा जा सकता है। इसलिए उन्हें विस्तार विधि, इसलिए व्याख्या को विस्तार विधि कहा है, क्योंकि किसी पद्य का अगर हम समझेंगे, उसे ग्रहण करेंगे या अन्य को समझाएंगे तो हमें विस्तार की आवश्यकता है। इस विस्तार को ही व्याख्या कहा गया है। इसका स्तर है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। इस प्रणाली में उपयुक्त प्रश्नावली द्वारा बालकों से कविता के भावों को प्रकाशित कराने का प्रयत्न किया जाता है और आवश्यकता अनुसार यथा प्रसंग अध्यापकों को स्वयं भी व्याख्या प्रस्तुत करता है। देखिए, इसमें यह है कि पहले क्या होगा, एक अध्यापक कविता का भाव रखेगा, फिर छात्रों से उसका भाव पूछेगा या बालकों से उसके भाव, जो भी कविता हमने पढ़ाई कि बालकों ने इस कविता से क्या समझा, इसका भावार्थ छात्रों ने क्या निकाला। उसके बाद पुनः अध्यापक फिर से छात्रों के समक्ष व्याख्या प्रस्तुत करेगा। इसमें बालकों की रुचि कविता में रहती है। यहाँ बालक स्वयं भी कविता का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। वह इसमें कविता की रमणीयता का भी आस्वादन करते हैं। वह का मतलब यहाँ पे है बालक। बालक इसमें कविता की रमणीयता का आस्वादन करते हैं। इस प्रणाली में अध्यापकों का प्रयास शब्दार्थ की अपेक्षा भावार्थ की ओर अत्यधिक रहता है, क्योंकि कई बार जब कवि अपनी कलम चलाता है तो वो रस अनुभूति या भावार्थ को मद्देनजर रख के बनाता है कि वह अपना जो संदेश है वो कम शब्दों में, एक सीमित शब्दों में छात्रों तक या जो पढ़ रहा है उस तक पहुंचा सके, जबकि उसका ध्यान शब्दों पे न रह के भाव पर रहता है। इसलिए भावार्थ की ओर अत्यधिक रहता है। भावार्थ का स्पष्टीकरण और सौंदर्य तत्व का बहुत कुछ उपयुक्त प्रश्नों की रचना पर निर्भर करता है। हम इसका तात्पर्य ये है कि बालकों से प्रश्न पूछकर जो हमने कविता पढ़ी उसका जो सौंदर्य है या उसका जो भावार्थ है वो प्रश्नों द्वारा हम बालकों से पूछ सकते हैं। यानी कि उसके प्रश्नों द्वारा हम ये निर्भित कर सकते हैं कि कैसे बालक ने इसका अर्थ लगाया या हम उस तक किस अर्थ को पहुंचाना चाह रहे हैं। बालकों की कल्पना की शक्ति का उर्वर बनाने और उन्हें कविता के अर्थ गौरव को बालकों को उद्धृत और उत्प्रेरित करता है। इससे बालक, जब कोई कविता लिखी जाती है तो कविताएं मुख्यतः काल्पनिक भाव से ही लिखी जाती है, तो जब बालक उसे पढ़ेगा तो बालक में भी एक कल्पना भाव आएगी। इस विधि में अध्यापकों का उद्देश्य कविता का सामान्य अर्थ बता देना ही नहीं, बल्कि वह अर्थ के द्वारा भाव एवं विचार का सौंदर्य की अनुभूति कराना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें शब्द पे जोर नहीं दिया जाता, इसमें शब्द और अर्थ दोनों का महत्व कम है, जबकि अर्थ के द्वारा जो भाव निकल रहा है, जो विचार और विचार की सौंदर्य की अनुभूति जो बालक को कराना चाहता है एक कवि, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब अगली विधि है हमारी श्रुति लेखन विधि। श्रुति लेखन विधि, श्रुति लेखन विधि से अगर हम देखें तो नाम से प्रतीत हो रहा है कि यह विधि अध्यापक द्वारा इसमें कहा जाता होगा और बालकों द्वारा लिखा जाता होगा। श्रुति लेखन विधि, इस विधि में बालकों के हाथ, कान, मस्तिष्क अर्थात ज्ञानेंद्रिया, इस विधि में बालक की ज्ञानेंद्रिया सक्रिय रहती है, क्योंकि इसमें श्रुति लेख लिखवाया जाता है जिससे सुनकर लिखा जाता है।
सुनकर लिखेगा। कौन लिखेगा? बालक लिखेगा। कहाँ से सुनकर लिखेगा? अध्यापक से सुनकर लिखेगा। अब श्रुति लेखन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हमारी अगली विधि श्रुति लेखन है। अब हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। यह किस स्तर हेतु उपयोगी है? तो यह प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। इस विधि द्वारा बालकों के हाथ, कान और मस्तिष्क की क्रिया में संतुलन स्थापित किया जाता है। कैसे स्थापित करेंगे? एक अध्यापक द्वारा कोई वाक्य या कोई भाग बोला गया, यानी कि कोई गद्यांश बोला गया, उसको बोलने के बाद बालक के कान सक्रिय रहे, कान से वह जो शब्द बोले गए वो मस्तिष्क तक पहुँचे, मस्तिष्क से सुनकर पहले कान, फिर मस्तिष्क और फिर हाथ, यानी कि कान से पहुँचे मस्तिष्क, मस्तिष्क से पहुँचे हाथों तक। ऐसे ही तो इनमें क्या हुआ? संतुलन स्थापित हो गया। कानों ने सुना और हाथों ने लिखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, बीच में मस्तिष्क तक भी तो पहुँचा। कान से लिख के ये आपके हो सकता है कि क्रमबद्ध पूछा जाए कि शुद्ध लेखन में क्रमशः क्रियान्वित रहते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ क्रियान्वित रहती है। तो आपको इसी क्रम में बताना है, पहले कान, फिर मस्तिष्क, फिर हाथ। ठीक है। क्रिया में संतुलन स्थापित किया जाता है। हाथ, कान, मस्तिष्क की क्रिया में संतुलन स्थापित किया जाता है। शुद्ध लेख का तात्पर्य सुन करके लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, श्रुति लेख नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि श्रुति यानी सुनना, लेखन यानी लिखना, शुद्ध लेख यानी सुन करके लिखना। इस विधि का उद्देश्य बालकों के लेखन कौशल का विकास करना है। मुख्य उद्देश्य यही है इसका कि बालकों के लेखन कौशल, लेकिन इसके अंदर देखा जाए तो लेखन कौशल और श्रवण कौशल, लेखन और श्रवण दोनों का ही विकास हो रहा है, क्योंकि बालक सुनेगा तो श्रवण कौशल का विकास होगा और लिखेगा तो लेखन कौशल का विकास होगा। इस विधि द्वारा बालकों के, ये मैंने आपको बता दिया है, ये दोबारा आ गया, हाथ, कान और मस्तिष्क की क्रिया में संतुलन स्थापित किया जाता है। श्रुति लेखन का कार्य का तात्पर्य, किसका कार्य क्या है? इसका कार्य है सुन करके लिखना। इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालकों के लेखन कौशल का विकास करना। शुद्ध एवं स्पष्ट लेखन कौशल महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें वर्णाकृति और वर्तनी संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान दिया जाता है। यह भाषा का लिखित रूप तैयार करती है। अब शुद्ध लेखन के सोपान हम देखेंगे। शुद्ध लेखन के सोपान कि किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले हम एक अध्यापक के रूप में देखें तो एक अध्यापक के द्वारा सबसे पहले एक पुस्तक के अंदर से जो भी पद्यांश या गद्यांश जो वो बालकों को लिखा चाहता है उसका निर्धारण करके उसमें जो कठिन शब्द आए उन कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेगा। श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। किसके द्वारा लिखा जाएगा? अध्यापक के द्वारा। बालक इन शब्दों को देखेंगे, बालक केवल इन शब्दों को देखेंगे। अध्यापक द्वारा कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखा गया और बालक ने इन्हें केवल देखा। इसके पश्चात अध्यापक ने इन्हें मिटा दिया। देखिए, पुनः देखिए, पहले क्या हुआ? कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखा गया। किसने लिखा? अध्यापक ने लिखा। उसके बाद बालकों ने शब्दों को देखा। किसने देखा? बालकों ने देखा। फिर मिटा दिया। किसने मिटाया? अध्यापक ने। ठीक है, ये हमारा पहला सोपान हो गया जो कि क्रमशः चलेगा। इसमें अध्यापक पद्यांश को पढ़कर सुनाएगा। जो पद्यांश जिसके कठिन शब्द हमने लिखे थे, पद्यांश या गद्यांश, जो भी मुख्यतः गद्यांश का श्रुति लेखन कराया जाता है। गद्यांश के जो शब्द कठिन शब्द थे उन्हें श्यामपट्ट पर लिखा था, बालकों ने केवल उन्हें देखा था और फिर अध्यापक ने मिटा दिया था। हमारा पहला चरण यही था। उसके बाद अध्यापक गद्यांश को पढ़कर सुनाएगा। अध्यापक ने क्या किया? गद्यांश को केवल एक बार पढ़ के सुना दिया। तीसरा सोपान देखेंगे हम। इसमें अध्यापक उच्चारण करेगा और विद्यार्थी लिखेंगे। जब अध्यापक उच्चारण कर रहा है और विद्यार्थी लिख रहे हैं, जब विद्यार्थी लिख रहे हैं तब अध्यापक केवल एक ही बार उस गद्यांश का उच्चारण करेगा। यह प्रश्न आया हुआ है और आपसे भी इसी रूप में पूछा जा सकता है
कि जब श्रुति लेखन में जब विद्यार्थी को लेखन कार्य दिया जाता है तो अध्यापक कितनी बार उच्चारण करेगा, तब आप कहना एक बार। लेकिन अगर पूरा श्रुति लेखन में देखें कि अध्यापक ने कितनी बार उच्चारण किया, तो 3 बार किया। एक बार गद्यांश को पढ़कर सुनाया, ये हो गया एक बार। दोबारा ये अध्यापक ने जब उच्चारण किया और विद्यार्थियों ने लिखा तो ये 2 बार हो गया। और पुनः अध्यापक द्रुत गति से उच्चारण करेगा और बालक मिलान करेंगे। तो जब बालकों ने जो लिखा उसका जो मिलान किया तब भी अध्यापक ने उच्चारण किया, तो कितनी बार हो गया, तीसरी बार हो गया। ठीक है। अगर पूछा जाए पूरे श्रुति लेखन अभ्यास विधि में कि कितनी बार अध्यापक उच्चारण करेगा गद्यांश का, तो आएगा 3। लेकिन जब ये पूछा जाए कि विद्यार्थी जब लिखेंगे तो अध्यापक कितनी बार उच्चारण करेगा, तब केवल एक ही बार किया जाएगा। इसके पश्चात अध्यापक जांच करेगा और अशुद्ध शब्द पर कोला करेगा। देखिए, बालक हैं, क्योंकि प्राथमिक कक्षा के लिए हैं, तो बालक एक बार जब अध्यापक ने पहले चरण में शामपट पर लिखा, केवल बालक ने देखा और अध्यापक ने मिटा दिया। पुनः अध्यापक ने एक बार पढ़ के सुना दिया। तीसरी बार अध्यापक ने सुनाया और बालकों ने लिखा। चौथे चरण के अंदर अध्यापक ने जल्दी से उसको बोल दिया और छात्रों ने मिलान किया। अब जो छात्रों ने मिलान किया तो गलती से कुछ शब्द जो गलत लिखा में आ गए या उन्होंने गलत लिख दिए, तो अध्यापक जांच करेगा और अशुद्ध शब्द, यानी कि जो गलत शब्द, जो अशुद्ध शब्द छात्र द्वारा लिखे गए हैं, उन पर गोला कर देगा। कौन करेगा? अध्यापक, क्योंकि जांच कौन कर रहा है? अध्यापक। ठीक है। अब गोला करने के बाद बालकों को क्या कार्य दिया जाएगा कि जो शब्द अशुद्ध लिखे गए हैं उन एक एक शब्द को 10-10 बार लिखेगा। यानी कि जितने शुद्ध अशुद्ध शब्द हैं उनको 10-10 बार लिखना है। ठीक है। लिखने के लिए कहेगा, जिससे बालकों को शब्दों का बोध होगा। देखिए, इसके अंदर अब 2 बातें आप मुख्य तरह से देख सकते हैं कि जब अध्यापक ने कठिन शब्दों को शामपट पर लिखा था, उनकी संख्या थी 10। अधिकतम कठिन शब्द हो सकते हैं, शुद्ध लेखन अभ्यास विधि में अधिकतम कठिन शब्द हो सकते हैं 10। ठीक है। और जब इन्हें लिखने के लिए दिया जाएगा तो वो भी होते हैं 10। ठीक है। तो शुद्ध लेखन विधि के अंदर आप ये ध्यान रखिएगा। शुद्ध लेखन विधि के शुद्ध लेखन अभ्यास विधि के गुण हैं इसके। यह विधि बालकों के लेखन कौशलों का विकास करती है। जैसे कि अध्यापक ने बोला और बालकों ने लिखा, तो लिखा तो लेखन कौशल का विकास हो गई, वैसे ये श्रवण कौशल का भी विकास करती है। यह विधि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सक्षम है, क्योंकि बालक जो भी कठिन शब्द जो इसने अशुद्ध लिखे थे उनको 10-10 बार लिखेगा तो उसे अभ्यास हो जाएगा और वह अगली बार उन्हें सही करेगा, तो उसकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ दूर हो गई। लिखित रूप को सबल स्पष्ट बनाने में उत्तम है। यह विधि प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। ज्ञानेंद्रिय सक्रिय विधि है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया, हाथ, कान और मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं और इनके बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इस विधि में बालक और अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। शब्द ज्ञान के साथ श्रवण कौशल पर भी बल दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखिए, कई बार ये सवाल पूछा गया है, क्योंकि हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, ये शिक्षा को लेके मुख्यतः बालकों की शिक्षा के लिए ये बहुत ही अच्छे इन्होंने सुझाव दिए। ये खुद शिक्षा से जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी ने श्रुति लेखन विधि के बारे में कहा, क्या कहा कि सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है। ये ध्यान रखिएगा, एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का आवश्यक पहलू है।
क्या है आवश्यक पहलू, ये ध्यान रखिएगा। और किसी के कथन जहाँ तक संभवत हो आप ऐसा का ऐसा ही याद कीजिए, क्योंकि एक शब्द से कथन कहने वाले का पूरा मूल भाव बदल जाता है। और हो सकता है कि किसी और ने भी ये कथन कह रखा हो, तो एक शब्द से पूरा कथन पूरा सवाल गलत हो सकता है, इसलिए आप इसे ज्यों का त्यों ही याद करें। वैसे भी छोटा सा है, आपको याद रह जाएगा। अब इसके दोष, शुद्ध लेखन अभ्यास विधि के दोष। इसमें ज़्यादा दोष नहीं है, क्योंकि समय और धन अधिक खर्च होता है, उच्च कक्षा हेतु अनुपयोगी है, प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आज हमने 3 विधियों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। कौन कौन सी विधि थी ये? पहले हमने व्याख्यान विधि के बारे में जाना। व्याख्यान विधि गद्य के लिए आवश्यक है या गद्य के लिए ये उपयुक्त रूप से जानी जाती है। इसमें मुख्यतः सामाजिक विधा को अगर देखा जाए तो सामाजिक शिक्षण के लिए ये अधिक उपयोगी है, लेकिन हमारी जीवनियाँ, उपन्यास आदि, कहानियाँ, निबंध, नाटक वगैरह आदि इस शैली में कई बार पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये मुख्यतः सामाजिक की विधि है। इसके बाद हमने व्याख्यान विधि के गुण और दोष देखे। उसके बाद हमने व्याख्या विधि देखी। व्याख्या विधि जो कि पद्य के लिए उपयुक्त है, इसमें रसानुभूति कराई जाती है। इसका दूसरा नाम विस्तारण विधि है, क्योंकि इसमें विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया जाता है। इसके हमने गुण दोषों के बारे में जाना, इसका विश्लेषण रूप से अध्ययन किया। उसके बाद हमने जो हमारी अगली विधि थी वह थी श्रुत लेखन अभ्यास विधि। इसमें हमने जाना कि कान, मस्तिष्क और हाथ की क्रिया में संतुलन बनाया जाता है, यह सुनकर लिखने वाली विधि है। इसके सोपानों को जाना, इसके गुण और दोषों को जाना। हमने एक महात्मा गांधी जो कि एक दार्शनिक थे, उनके हमने विचारों को जाना कि सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है। इस प्रकार आज का अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे द्वारा जो आज पढ़ाया गया है ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी पर मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।